श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली का बजट 2022 मार्च में पेश होने की संभावना। मनीष सिसोदिया ने खोली बीजेपी की पोल। आप दे संजय सिंह ने सरकार ते देश दी जायदादां वेचण का दोष लगाया। दलजीत सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया। आओ शुरुआत करनी है आज इस पहली बड़ी खबर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट तो बाद के वैबीनार में संबोधित किया। उद्योग और अंदरूनी व्यापार इन्ना प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित 8वां पोस्ट बजट वैबीनार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट विच आत्मनिर्भर भारत ते मेक इन इंडिया लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्ध है। और मेक इन इंडिया को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया अभियान आज 21वीं सदी के भारत की आवश्यकता भी है और ये हमें दुनिया में अपने सामर्थ्य दिखाने का भी अवसर देता है। अगर किसी देश से रॉ मटेरियल बाहर जाए और वो उसी से बने मैन्युफैक्चर गुड को इंपोर्ट करे, ये स्थिति किसी भी देश के लिए घाटे का सौदा होगा। दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल देश सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाए तो भारत कभी भी न प्रगति कर पाएगा न हमारी युवा पीढ़ी को अवसर दे पाएगा। यह वैश्विक महामारी के दौर में हम देख रहे हैं कि किस तरह विश्व में सप्लाई चेन तहस नहस हुई है और इन दिनों तो हम विशेष तौर पर देख रहे हैं कि सप्लाई चेन के विषय ने कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी हिला के रख दिया है। जैसे हम सारे नेगेटिव बातों को हमारे सामने देखते हैं तो जरा दूसरा पहलू देखें। इस के प्रकाश में भी हमें लगेगा कि इतने बड़े संकट जब सामने होते हैं, कभी भी स्थितियां बदलती हैं, तो मेक इन इंडिया की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्या कोई पॉजिटिव बातें हैं जो हमें मेक इन इंडिया के लिए प्रेरित करती हैं? अवसर को हम ढूंढ पाते हैं क्या? आप देखिए, जिस देश के पास इतनी बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी हो, नौजवान हो, जिस देश के लोगों के टैलेंट के विषय में दुनिया में कोई क्वेश्चन मार्क न हो, आवश्यकता के अनुसार स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करना, डेमोग्राफिक डिविडेंड और दुनिया आज डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ बहुत आग्रह और आशा भरी नजर से देख रही है। यानी अपने आप में ये ऐसा संपुट है, एक ऐसी चीजें हमारे पास हैं जिसको लेकर के हम एक बड़े सपने देख सकते हैं। उसके साथ साथ अथाह प्राकृतिक संपदा के हम धनी हैं। हमें इसका भरपूर इस्तेमाल मेक इन इंडिया के लिए करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में देख रही है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारी जीडीपी का 15% है, लेकिन मेक इन इंडिया के सामने इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हमें भारत में एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्ड करने के लिए
पूरी ताकत से काम करना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नियम हो, प्राइवेट पार्टनरशिप हो, कॉरपोरेट हाउस हो, हम सब देश के लिए मिलकर के कैसे काम करें। देश में आज जिसकी जरूरत है, जिसकी आवश्यकता बढ़ रही है, उसमें हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। अब दो चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट को ध्यान में रख करके सोचना, दूसरा भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सोचना। चलिए मान लीजिए हम दुनिया में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भारत की आवश्यकताओं में हम वैसा क्वालिटी मटेरियल दें ताकि भारत के लोगों को बाहर देखना न पड़े। ये तो हम कर ही सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि मेक इन इंडिया में हम इस दूसरी बात है, एक बार मैंने लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारा प्रोडक्ट रत्ती भर भी डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरा, आज दुनिया एनवायरमेंट कॉन्शियस है, तो जीरो इफेक्ट, एनवायरमेंट पे जीरो इफेक्ट, ये दो ऐसे मंत्र हैं जो हमें दुनिया में क्वालिटी के कारण और ग्लोबल वार्मिंग के सामने चुनौतियों को निपटने के रास्ते के कारण हमें स्वीकार कर सकता है। उसी प्रकार से आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए। साथ साथ हमारी जरूरत भी है, देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचें तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरनमेंट के दृष्टि हुए बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता? मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है? क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें। अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन ओर से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन और बाहर बेच करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो। इसलिए इस क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया आज समय की मांग है। एक और सेक्टर मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। बाहर बहुत सारे जरूरी मेडिकल, हम उसके लिए जो आवश्यक इक्विपमेंट्स होते हैं बाहर से मंगवाते हैं। अब क्या हम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बना सकते? मैं नहीं मानता हूं कि इतना कठिन काम है। हमारे लोगों में उतना सामर्थ्य है, कर सकते हैं। हम उस पर जोर दे सकते हैं क्या? हमें ये समझना ही होगा कि कोई चीज मार्केट में उपलब्ध होना मतलब हम संतुष्ट हो जाए, भाई लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बाजार में चीजें मिल रही है, लेकिन वो बाहर से आई हुई चीजें और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ये उपलब्ध हो, और वो जब वो देखें और उसका मन करना चाहिए भाई बाहर वाले से तो ये हमारा अच्छा है, हमें ये लेना है।
ये स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए जी, और ये फर्क नजर आना चाहिए। अब देखिए, हमारे यहाँ इतने त्योहार होते हैं, होली है, गणेशोत्सव है, दीपावली है, इतनी सारी चीजें। इन त्योहारों में बहुत ही बड़े स्केल पर उसका एक मार्केट होता है, स्केल बहुत बड़ा होता है, और वो छोटे 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 लोगों की रोजी रोटी का अवसर देता है। लेकिन आज वहां पर भी विदेशी चीजों ने अपनी जगह बना ली है। अब ये पहले सारी चीजें हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड को पूरा करते थे और बहुत अच्छे ढंग से करते थे। अब समय बदलते हुए उसकी चीजों को बदलना चाहिए, पुराने ढर्रे में हम नहीं रह सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि उसमें आपने लीड लेनी चाहिए। और जब मैं बहुत वोकल फॉर लोकल के लिए बोलता रहता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए ये खरीदना मतलब वोकल फॉर लोकल हो गया। भाई मैं दिवाली के दियों के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जी, थोड़ा नजर करें। मैंने एक छोटा सा विषय एक दिन रखा था, आप भी जो मेरे सेमिनार में है ना, एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने घर में सुबह से शाम तक जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें कितनी चीजें हैं जो आप भारत की उपयोग नहीं करते हैं, और अनिवार्य रूप से विदेशी लेनी ही पड़ेगी, उसको अलग कीजिए। और फिर देखिए, आपको भी चौंक जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी मैं ऑन बोर्ड लाना चाहता हूं। साथियों, एक और विषय है भारत में बने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग का। अब मैं तो देख रहा हूं हमारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट में दबाव से वोकल फॉर लोकल की बात नहीं बोलते हैं, मेक इन इंडिया की बात नहीं बोलते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं तो साथ साथ इसको भी बोलिए ना, क्या जाता है आपका तो माल बिकने वाला है। और इस देश में आज भी देश के प्रति भावना रखने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है जो इस विषय में कॉन्शियसली प्रयत्न करता है। लेकिन आप उसको एनकेज करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति के नाते तो सोचिए। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको लेकर आप खुद भी गर्व कीजिए और लोगों को भी गर्व करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपकी मेहनत निकम्मी नहीं है जी, आपके पास अच्छी चीजें हैं, लेकिन हिम्मत के साथ आप आइए, लोगों को बताइए कि हमारे देश हमारी मिट्टी की चीज है, हमारे लोगों के पसीने की महक है, उनको भावात्मक रूप से जोड़िए। अब मैं चाहता हूं इसके लिए एक कॉमन ब्रांडिंग पर भी सोचा जा सकता है। सरकार और प्राइवेट पार्टी मिलकर के हम एक अच्छी सी चीज डेवलप कर सकते हैं। साथियों, हमारे प्राइवेट सेक्टर को अपने प्रोडक्ट के लिए डेस्टिनेशन भी खोजने होंगे। हमें R&D पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपग्रेडेशन पर भी जोर देना होगा। अब जैसे आपको ये पता है कि साल 2023 को विश्व भर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। अब स्वाभाविक है लोगों का आकर्षण मिलेट्स की तरफ बढ़ने वाला है। क्या भारत के मिलेट्स दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कुछ न कुछ पहुंचे, ये सपना हिंदुस्तानी का नहीं होना चाहिए? हमारा छोटा किसान हमें कितना आशीर्वाद देगा, और उसके लिए उस देश के जो टेस्ट है उस प्रकार से हमारे मिलेट को दिखना, उस प्रकार से हमारे मिलेट को वहां पहुंचाना, ये काम हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसको हमने करना चाहिए। आप जरूर इसमें सफल हो सकते हैं। दुनिया के बाजारों का स्टडी करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और पैकेजिंग के लिए हमें अपनी मिलों को अभी से ही तैयार करना चाहिए। माइनिंग, कोल, डिफेंस, ये ऐसे सेक्टरों के खुलने के भी काफ़ी नई संभावनाएं बनी हैं। क्या हम अभी से इन सेक्टर्स के द्वारा होने वाले एक्सपोर्ट के लिए कोई रणनीति बना सकते हैं? आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे और ग्लोबली कॉम्पीट भी करना होगा। साथियों, इस बजट में क्रेडिट फैसिलिटेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के जरिए MSMEs को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। सरकार ने MSMEs के लिए 6,000 करोड़ रुपए का RAMP प्रोग्राम भी अनाउंस किया है। बजट में
लार्ज इंडस्ट्री और एमएसएमईज के लिए, किसानों के लिए नए रेलवे लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स डेवलप करने पर भी ध्यान दिया गया है। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क के इंटीग्रेशन से स्मॉल एंटरप्राइज और रिमोट एरियाज की कनेक्टिविटी की दिक्कतों का समाधान होगा। हमें इस क्षेत्र में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स विकसित करने हैं और इसमें भी आपका सक्रिय योगदान आवश्यक है। रीजनल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए पीएम डिवाइन स्कीम बजट का एक हिस्सा भी है, जो विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के लिए है। लेकिन इस कल्पना को हम देश के अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इसका भी एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में रिफॉर्म से हमारे एक्सपोर्ट को काफी बूस्ट मिलेगा और मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम अपने वर्तमान एसईजेड की कार्यप्रणाली में किस तरह के परिवर्तन कर सकते हैं, इस बारे में आपके सुझाव अहम होंगे। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री को साथ लेकर एक के बाद एक जो लगातार रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई के लीजिए, दिसंबर 2021 तक इस टारगेट सेगमेंट में हम 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन को भी और जा चुके हैं, उसको पार कर चुके हैं। हमारी कई पीएलआई स्कीम्स इस समय इम्प्लीमेंटेशन के बहुत अहम चरण में हैं। आपके सुझाव इम्प्लीमेंटेशन को गति देने में सहायक होंगे। साथियों, भारत की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी में कंप्लायंस बर्डन बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर रहे हैं। पिछले साल ही हमने 25,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया है। लाइसेंस के ऑटो रिन्यूअल की व्यवस्था शुरू की है। इसी तरह डिजिटाइजेशन से भी आज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में स्पीड और ट्रांसपेरेंसी आ रही है। कंपनी सेटअप करने के लिए कॉमन स्पाइस फॉर्म से लेकर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम तक अब हर स्टेप पर आप हमारी डेवलपमेंट फ्रेंडली अप्रोच को महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए और रिसर्च बेस्ड फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस वेबिनार में जो मंथन होगा, उससे मेक इन इंडिया के मिशन को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। मैं आप सबके सामने एक आग्रह करूंगा। देखिए, ये वेबिनार एक लोकतंत्र का एक वो रूप है जो शायद ही बहुत कम लोग उसकी तरफ ध्यान लोगों का गया है। जनप्रतिनिधि बजट की चर्चा करें और बजट को आगे बढ़ाएं। सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडरशिप बजट के आधार पर कार्यक्रम बनाए। पहली बार मैं बजट प्रस्तुत करने के बाद 1 अप्रैल के पहले जो 2 महीने का समय मिल रहा है, बजट के हर प्रावधान की चर्चा स्टेक होल्डर से कर रहा हूँ। आपसे मैं सुझाव ले रहा हूँ, आपकी भागीदारी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट करते समय फुल स्टॉप कॉमा इधर उधर हो जाता है तो फाइलें 6-6 महीने घूमती रहती है। मैं उस समय को बचाना चाहता हूँ। आपको पता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि बजट है। उस बजट की लाइट में ऐसा करेंगे तो इतना फायदा होगा, ऐसा करेंगे तो इतना फायदा होगा, ऐसा करें। आप अच्छे ऑल्टरनेट प्रैक्टिकल सुझाव दे सकते हैं। आज हम बजट कैसा हो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम बजट को कैसे लागू करें इसकी चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा सरलता हो, ज्यादा से ज्यादा आउटकम हो, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो, ये लक्ष्य को लेकर हमारी अगर चर्चा केंद्रित रहेगी। सरकार की तरफ से हम आपको ज्ञान देने के लिए वेबिनार नहीं है, ये वेबिनार आपसे सीखने के लिए है, आपसे समझने के लिए है और इसलिए सरकार की पूरी व्यवस्था आपको सुनने के लिए बैठी हुई है और उसी के आधार पर हम 1 अप्रैल से हमारे बजट को कैसे अच्छे तरीके से लागू करें, ये हमें सोचना है। मैं कुछ उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा, आप क्या चुनौती ले सकते हैं क्या कि हमारे देश में फलानी चीज इंपोर्ट होती है, मैं 1 साल के भीतर भीतर ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि इस देश को फलानी चीज
कभी भी इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। मैं देश के 100 आइटम इंपोर्ट होती है, दो आइटम कम करने का काम मैं करूंगा। कोई कहेगा 3 आइटम पूरी तरह भारत के मेक इन इंडिया वाले मैं कर दूंगा। हमारा सपना होना चाहिए जी। मैं एक किसान को जानता हूं जी, उस किसान ने तय किया कि 5 स्टार होटल में जो सब्जी आती है, मैंने तय किया कि मैं उस सब्जी को 5 स्टार होटल को छोटा टमाटर चाहिए, छोटी प्याज चाहिए, छोटे कॉर्न चाहिए, बोले मैं इसको बनाऊंगा, लेकिन मेरे देश में और मैंने देखा वो पढ़ा लिखा किसान नहीं था, उसने मेहनत की, उसने लोगों की मदद ली और उसने वो चीज़ें दी तो हिंदुस्तान के 5 स्टार के होटलों ने उससे लेना शुरू किया। उनको भी पैसों में फायदा हुआ, देश को भी फायदा हुआ। क्या ये काम मेरे ये उद्योग जगत के लोग नहीं कर सकते क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा ये, और इस देश का आप पर हक है, इस देश का आप पर हक है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को मजबूत बनाने के लिए आपका उद्योग मजबूत हो, ये हम चाहते हैं। आपके प्रोडक्ट दुनिया भर में इज्जत कमाए, ये हम चाहते हैं। और इसलिए हम मिल बैठ करके करें, मिल बैठ करके आगे बढ़े। इसलिए मैंने आपको निमंत्रित किया है, आपने समय दिया है, दिन भर ये समय ज़्यादा फ्रूटफुल हो, यही मेरी अपेक्षा रहेगी। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली ਦਾ ਬਜਟ 2022 ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਿਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ ਨਾਲ राजधानी की आर्थिक तरक्की लिए रोड मैप पेश करेगा। देश में कौन सी है? तो 6 विधायकों को छोड़ के पूरे देश का बच्चा बच्चा भी बोलता है कि जो कहा सो किया कहने वाली सरकार करने वाली सरकार कौन सी है? तो बच्चा बच्चा भी बताता है केजरीवाल सरकार। पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? वो पोस्टर चिपकाने वाली सरकार कौन सी है? फिल्मों के पोस्टर लगाने वाली सरकार कौन सी है? और जो कहा सो किया करने वाली सरकार कौन सी है? पोस्टर वोस्टर ठीक लग गए रात को? गोंद वोंद लोई वोई कम तो नहीं पड़ी? आप लोग पोस्टर लगाओ, काम अच्छा मिल गया आपको, धंधा ठीक है। देखो, पार्षदों की चंदा चोरी बंद हो गई, अब पोस्टर लगाने से थोड़ा बहुत कमाई होगी, क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कहना चाहता हूं कि जो कहा सो किया, इसका जनरल नॉलेज का सवाल अगर बच्चा कहीं से भी पूरे देश में पूछा जाता है तो लोग कहेंगे केजरीवाल सरकार। बहुत तेजी से कहते हैं केजरीवाल सरकार। आज देश में, और मैं कह रहा हूं इनको भी चुनौती देके, इनके भी कई सारे हैं, आज पूरे देश में इतने सारे मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री बता दो पूरे देश में जिसने 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव में जनता के बीच जाके कहा हो, भाई और बहनों, काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो, एक सरकार बता दो। एक सेकंड देखिए, एक सरकार, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, एक सरकार बता दो। विपक्ष के साथियों से मेरा निवेदन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके व्यवहार की तारीफ करी है, अनुशासन बनाकर रखें। उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, इस तरीके से आपको बीच में बोल, हाँ मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को कह रही हूँ, लेकिन हूटिंग आप लोग कर रहे हैं, हूटिंग आप लोग कर रहे हैं। मैं ये वक्तव्य पूरे सदन के लिए है, लेकिन आप लोग हूटिंग करें, शोभा नहीं देती ये बात। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने जाते हैं, पंजाब के लोगों को भी जाके कहते हैं कि पंजाब के भाइयों बहनों, अपने दिल्ली के रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर दिल्ली में काम किया हो तो वोट देना और पंजाब में भी वोट देना। एकमात्र है। तो अध्यक्ष महोदय, 5 साल पहले जो कहा सो किया को सिर्फ जुमलों की नहीं, काम की कसौटी पे खरा उतारने के लिए और कस के देखने के लिए हमने एक नई परंपरा शुरू की। इस देश की विधानसभा में पहली बार शुरू की आउटकम बजट। इस आउटकम बजट में हम ये बताते हैं कि पिछले 1 साल के दौरान
इसी विधानसभा में 1 साल पहले जो बजट हम पास करा के लेके गए, सरकार पास करा के लेके गई, उसमें जितनी योजनाएं बनाई उनमें से कौन सी कहां खड़ी है, कौन सी आगे बढ़ गई 100%, कौन सी 80% पे खड़ी है, कौन सी किस कारण से शुरू नहीं हुई, सब कुछ यहां बताते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में बताते हैं। पूरे देश में कहीं नहीं होता, किसी विधानसभा में नहीं होता। किसी मुख्यमंत्री और किसी वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं है जो अपनी विधानसभा में जाके आउटकम बजट पेश कर दे। केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो पिछले 5 साल से ये बजट पेश कर रही है। वो एक हमारे मैं एक आध बार और भी जिक्र कर चुका हूं, बड़े मशहूर शायर हुए हैं अदम गोंडवी साहब। उन्होंने एक शेर लिखा है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। तो सारी की सारी रोशनियां फाइलों के जाल में ही उलझी रहती हैं, और बाद में कहीं कोई पत्रकार टीवी में पूछ ले कि भाई वो क्या हुआ तेरा वादा, तो बोलते हैं वो तो जुमला था, ऐसे ही बोल दिया था। इनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो तो टीवी के इंटरव्यू में भी बोल दिया जी वो 15 लाख तो जुमले थे जी, ऐसे ही बोल देते हैं। हम ये फाइलों के जाल में नहीं फंसाते और जुमलों के जाल में नहीं फंसाते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो कहा है वो आगे भी करके दिखाएंगे। हमने खुद को अकाउंटेबल बनाने के लिए परंपरा शुरू की, ताकि इस सरकार में ये परंपरा बने कि कोई भी मंत्री, कोई भी वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री यहां से खड़े होके योजना बना के सदन के पटल पर रख के पास करा के लेके जाते हैं। उनका हुआ क्या? तो आमतौर पे 280 क्वेश्चन उन सब में कितने उठते हैं कितने नहीं उठते, लेकिन असली है कि आउटकम बजट में एक एक योजना रखें, एक एक चीज रखें। इसलिए मैं आज आउटकम बजट के प्रति सदन पर रख रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि हमारी हर एक योजना कहां किस पायदान पे 31 दिसंबर तक खड़ी है, और पूरे देश में कहीं ये रिपोर्ट बनती हो इस तरह की आउटकम रिपोर्ट तो बता देंगे पूरे देश में। मैं 2 शब्द हैं अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आउटकम की इस रिपोर्ट के बारे में और कहूं। ये आउटपुट और आउटकम, ये 2 शब्द हैं, इनके पीछे का भाव क्या है कि हमने पैसा दिया, यहां से विधानसभा से हम पैसा अप्रूव करा के ले गए किसी योजना के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, और उस योजना या प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या रहा और आउटकम क्या रहा। उस प्रोजेक्ट का या योजना का आउटपुट तो यह है कि उससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा गया, बनाया गया, उसको इन्वेस्ट करके कहीं कोई बिल्डिंग बनाई गई, या कहीं कोई पुल बनाया गया, या कहीं कोई मशीन खरीदी गई, या कोई सर्विस हायर की गई, ये उसका आउटपुट है। लेकिन वो आउटकम नहीं है। आउटकम यह है कि फिर लोगों को क्या फायदा मिला। आपने मशीन लेके खड़ी कर ली, आपने कुछ बना खड़ा कर लिया, आउटकम क्या मिला। तो उस आउटकम का बजट में लेके आया हूं आपके पास। अगला बजट लेके आने से पहले उसमें पूरी डिटेल इसमें है, एक एक योजना की डिटेल इसमें है जो पिछले साल के बजट में थी। हर एक योजना किस इंडिकेटर पे कहां खड़ी है उसकी पूरी डिटेल इस पूरे रिपोर्ट में है। उसकी कुछ संक्षिप्त सी जानकारी व ब्यौरा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमने पिछले बजट में कहा था हम नई स्कूल बिल्डिंग्स और कमरे बनाएंगे, और उसके पिछले भी कुछ बजट में और कमरों की अप्रूवल लेके गए थे पैसे की। 13,181 कमरे बनके तैयार हो गए, और मुझे ये भी बताते हुए सदन को खुशी हो रही है कि क्योंकि कमरे बढ़ गए, स्कूलों की संख्या बढ़ गई, स्कूलों के साइज बढ़ गए, वहां की सुविधाएं बढ़ गई, पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ गई, तो आज बहुत गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 15 लाख से बढ़ के 18 लाख हो गई है। इससे 3 लाख बच्चे बढ़ गए, करीब करीब 3 लाख बच्चे बढ़ गए। हमने कहा था एसओएससी खोलेंगे 20 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, पिछले बजट में बात रखी थी। 20 स्पेशलाइज्ड स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ने काम करना शुरू कर दिया है और 2300 बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। ये आउटकम है इसका। इस बार हम इस साल हमने तैयारी की है, 11 स्कूल और जोड़ रहे हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या 100 करेंगे। और ये स्पेशलाइज्ड स्कूल कितना क्वालिटी इंटरवेंशन, लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, पढ़ाई की क्वालिटी में कितना बड़ा इंटरवेंशन है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 11 स्कूल और खुल जाएंगे। सारे मिला के इस अगले सत्र से जो शुरू होंगे 31 स्कूलों में 4800 सीट हैं उसमें, और 4800 सीटों में एडमिशन के लिए हमारे पास में 80,000 एप्लीकेशन आ रहे हैं। 80,000 एप्लीकेशन, ये किसी सरकारी स्कूल में नहीं होता। किसी सरकारी स्कूल के लिए इतनी बड़ी मांग नहीं होती। हमने कहा था हम दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे, और खाली ये नहीं कि सीबीएसई की तरह से, यूपी बोर्ड की तरह से, बिहार बोर्ड की तरह से एक और बोर्ड बना के खड़ा कर दिया और उसमें बस बच्चे को पढ़ना लिखना आए कि नहीं आए बस पास करके टॉपर बना के दे दिया करेंगे, जैसा कि कई जगह होता रहता है।
इस तरह का बोर्ड नहीं बनाना था। बोर्ड बनाना था कि जहां तक सीबीएसई क्वालिटी को लेके आया उससे 4 कदम और आगे क्वालिटी लेके जाएंगे। और आज दिल्ली का अपना स्कूल एजुकेशन बोर्ड बन चुका है, काम करना शुरू कर दिया है। उसके अधीन कई स्कूल आ गए हैं और उसने आईबी कैरिकुलम, आईबी बोर्ड जो इंटरनेशनल बोर्ड है, इंटरनेशनल बैकलॉरेट बोर्ड है, उसके साथ टाई अप करके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पे काम करना शुरू किया है, वर्ल्ड क्लास असेसमेंट सिस्टम पे काम करना शुरू किया है। और जो हमारा दिल्ली का अपना बोर्ड बना है आईबी के साथ मिलके, उसमें स्कूल शामिल हो गए हैं और अब 2312 बच्चे अगले साल इसका एग्जाम देंगे और धीरे धीरे इसका विस्तार होता रहेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा अगले सत्र में, क्योंकि 9वीं और 11वीं में हमने एडमिशन लिए इस बोर्ड के तहत। सीबीएसई अपने भी 9वीं और 11वीं में लेता है एडमिशन, हमने भी नए बोर्ड के तहत लिए। 2312 बच्चों के एग्जाम अगले साल होंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और हमने कहा था यहाँ सदन में देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू करेंगे स्कूलों में। सारे स्कूलों में देश में पहली बार देशभक्ति पाठ्यक्रम लागू किया गया और अगले साल से प्राइवेट स्कूलों में भी लागू कर दिया जाएगा। और 18 लाख बच्चे लगातार रोजाना देशभक्ति की क्लास ले रहे हैं। हमने कहा था हम बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम लेके आएंगे। सारे गवर्नमेंट स्कूलों में इस बार से बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम लागू किया गया। 3 लाख 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों को सीड मनी दिया गया, जो इस सदन ने पास किया था। 51,000 बिजनेस आइडियाज बच्चों ने तैयार किए और उन 51,000 बिजनेस आइडियाज में से इतने शानदार बिजनेस आइडियाज थे कि चारों तरफ से इंटरनेट पे उनकी पब्लिसिटी देख के लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और उसके टॉप 126 आइडियाज को लेके जब हमने एग्जीबिशन लगाई उनके और इन्वेस्टमेंट समिट लगाया, तो देश के सिर्फ और सिर्फ देख के कि यंग एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, तो देश भर से, मैं खुद वहां गया था, कानपुर से, देहरादून से, चंडीगढ़ से, जाने कहां से उसमें इन्वेस्टर्स आए थे। और वहां 126 हमारे बच्चों की 126 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और उसमें बड़ी चीज ये है कि हम पकौड़ा बेचने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब पढ़ के जा रहे हैं तो हम उनको आगे पढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बिजनेस के आइडियाज लाओ, सफलतापूर्वक करके दिखाओ। आपके अंदर अगर अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की क्षमता है तो हम आपको आगे उसी की पढ़ाई कराएंगे और देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में कराएंगे। तो हमारे जो ये बच्चे इन 126 कंपनियों को बनाने वाले निकले हैं, इन 126 कंपनियों को, स्टार्टअप्स को बनाने वाले बच्चों को आगे की पढ़ाई भी मिल सके और एंटरप्रेन्योरशिप में ही मिल सके, मैनेजमेंट में ही मिल सके, इसके लिए हमने DTU, IGDTUW, IP यूनिवर्सिटी, NSUT जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में, जहां बच्चे पढ़ने के लिए बड़े बड़े कंपटीशन देते हैं, बड़ी बड़ी कोटा जाके तैयारियां करते हैं कि मेरा एडमिशन DTU में हो जाए। आज मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि इन सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ 673 सीट्स हमने बिजनेस ब्लास्टर के बच्चों के लिए बनाई हैं कि बिजनेस ब्लास्टर के कंपटीशन में जो बच्चे बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनमें से 673 सीट्स IP यूनिवर्सिटी, DTU, IGDTUW, NSUT, इन सारी यूनिवर्सिटीज में, जो दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें एडमिशन मिलेगा सीधे। उनको फिर कोई कंपटीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे इसमें एडमिशन हो जाएगा DTU जैसी यूनिवर्सिटी में। और इसमें अगले साल से बिजनेस ब्लास्टर का प्रोग्राम अभी हमने केवल गवर्नमेंट स्कूल में किया था, अगले साल से हम इसको प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए भी करेंगे, क्योंकि देश को नौकरी देने वाले चाहिए। नौकरी मांगने वालों से खाली काम नहीं चलेगा और नौकरी देने वाले प्राइवेट स्कूलों से भी निकल के आएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों से भी निकल के आएंगे। तो इसको हमने शुरू कर दिया है। हम इस सदन में पास करा के ले गए थे कि देश के मेंटर प्रोग्राम शुरू करेंगे। सारे स्कूलों में शुरू हुआ। देश के 50,000 नौजवानों ने बहुत रोकने की कोशिश की, इसको तरह तरह की इधर उधर के ऑब्जेक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन 50,000 पढ़े लिखे नौजवान आगे आए और उन्होंने 1 लाख बच्चों को, 9वीं से 11वीं 12वीं के हमारे 1 लाख बच्चों को मेंटरिंग की है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले, उनका बड़ा भाई, उनकी दीदी बनके। हायर एजुकेशन में हमने कहा था हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल इसका बजट पास करा के आपसे ले गए थे। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हो गया है और इसका एक सिटी कैंपस बना के तैयार कर दिया है। और इस साल से, माने नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से, इसमें करीब 250 बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स, जिनको आगे आने वाले समय में हम ओलंपियन के रूप में भी देख सकते हैं, उस तरह के 250 बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को अगले साल से एडमिशन देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पिछले साल हमने इसी सदन से टीचर्स यूनिवर्सिटी का बिल भी पास किया था और इसका बजट भी पास करा के ले गए थे।
इसका बिल पास करा के एक्ट बन गया, नोटिफाई हो गई। इसका बक्करवाला में कैंपस आइडेंटिफाई कर लिया गया है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है, और सिटी कैंपस इसका शुरू हो गया और इस पे भी अगले साल से एडमिशन शुरू हो जाएगा टीचर्स बनाने के लिए। हमने मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप का बजट पास कराया था यहां से। पिछले साल हमने 3700 बच्चों को मेरिट कम मीन्स में गरीब परिवारों के बच्चों को आर्थिक मदद की थी। इस बार हमने 7000 बच्चों को उनके इंजीनियरिंग, मेडिकल और इन सब पढ़ाइयों के लिए मदद की है। 48 करोड़ रुपए की राशि यहां से दी गई है। टेक्निकल एजुकेशन में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, उसका बजट हम यहां से पास करा के ले गए थे। उसके 15 कैंपस में पढ़ाई शुरू हो गई है। 6300 बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं और 11 कैंपस अगले साल से शुरू कर देंगे काम करना, और उसमें भी 2500 बच्चों के लिए और सीट खुल जाएंगी। तो इस तरह से करीब 7,500 बच्चों के लिए नए पढ़ाई के अवसर स्कूल के बाद के खुल गए हैं। हमने पिछले बार यहाँ प्रस्ताव रखा था कि दिल्ली में योग को पॉपुलर बनाने के लिए योगशाला चलाएंगे, और दिल्ली की योगशाला का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। 370 केंद्रों पर करीब 9000 लोग रोजाना सुबह दिल्ली सरकार के द्वारा हायर किए गए इंस्ट्रक्टर्स से, दिल्ली सरकार के द्वारा ट्रेन किए गए और हायर किए गए इंस्ट्रक्टर्स से योग कर रहे हैं, योग और मेडिटेशन सीख रहे हैं। योग इस तरह से आगे बढ़ेगा। योग खाली योग की बात करने से आगे नहीं बढ़ेगा। हमने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। 520 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल हैं, और इसी साल मैं चाहूंगा कि सभी साथी इस डेटा पे ध्यान दें, इसी साल 1,44,00,000 मरीज मोहल्ला क्लिनिक्स में देखे गए हैं, उनको दवाइयां दी गई हैं, उनका इलाज हुआ। हर महीने 60,000 मरीज, करीब 60,000 मरीज पर डे इन मोहल्ला क्लिनिक्स में देखे जा रहे हैं। इसमें हमने अध्यक्ष महोदय सिर्फ ये नहीं कि कितने शुरू हो गए, कितने मरीज देख लिए गए, सरकार इस बात को लेकर भी कंसर्न है, केजरीवाल जी इस बात को लेकर निरंतर चिंतित रहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स और जितने इनिशिएटिव्स हैं सब में क्वालिटी काम होता रहे। तो इस बार के आउटकम बजट से हम इसमें ये परंपरा शुरू कर रहे हैं कि हम जितनी स्कीम्स लेके जा रहे हैं, और खासतौर से मोहल्ला क्लिनिक जैसी स्कीम, इसका हम सर्वे भी कराएंगे। तो हमने ये शुरुआत की है कि हर 3 महीने में मोहल्ला क्लिनिक की क्वालिटी सर्वे किया जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक में आने वाले लोगों से बात करके। और इस पिछले 3 महीने का सर्वे कराया हमने यहाँ आने से पहले। 2500 मरीज जो मोहल्ला क्लिनिक में आके गए, उनसे कॉल पे फीडबैक लिया गया। 85% मरीजों ने बताया कि उनको मैक्सिमम 20 मिनट समय लगा मोहल्ला क्लिनिक में, इतना शानदार व्यवस्था वहां पे है। 90% पेशेंट्स जिन 2500 लोगों को कॉल किया, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन रेट 90% का है। इससे हमें क्योंकि ये जो डेटा है जो हम सर्वे करा रहे हैं, फीडबैक सर्वे करा रहे हैं, इससे हमें एक मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता चलता रहेगा सरकार को, कौन सी मोहल्ला क्लिनिक में कौन डॉक्टर या कौन अटेंडेंट या कौन सी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। तो हर 3 महीने में अब ये सर्वे हम कराते रहेंगे मोहल्ला क्लिनिक का। हॉस्पिटल्स में भी हमने ये परंपरा शुरू की है। हमने इस सदन से बजट लिया था और हमने कमिट किया था 10,000 से शुरू किया। हम इसमें बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगे, बेड्स की 10,000 बेड से बढ़ा के 13,844 बेड्स हो गए हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। इसमें भी हमने फीडबैक की परंपरा शुरू की है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की डे टू डे फीडबैक लेनी बहुत जरूरी है। तो हर 3 महीने में अब से हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकारी अस्पतालों का भी इसी तरह से फीडबैक लिया जाएगा। और पिछले 3 महीने में 2200 पेशेंट्स का सर्वे किया गया। 77% ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है। कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि कोविड का साल था पिछला साल भी, और अभी भी कहीं ना कहीं हवा में तो बात होती है, हो सकता है ईश्वर ना करे, लेकिन हमको तो तैयार रहना ही रहना है। पिछले बार जब हम आए थे तो 3,865 बेड्स थे ऑक्सीजन के। पिछले 1 साल में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी और तमाम लोगों ने मिलकर मेहनत करके सरकार ने 9,243 ऑक्सीजन बेड्स हो गए। 3,865 बेड से बढ़ के, ऑक्सीजन बेड से बढ़ के संख्या सरकारी अस्पतालों में परमानेंट ऑक्सीजन बेड्स हैं। अब ये कोविड और नॉन कोविड के इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन ऑक्सीजन बेड्स 9,243 हो गए हैं। 534 आईसीयू बेड्स थे, इनकी संख्या बढ़ के अब 2,091 हो गई है, 2091 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कोविड की एक
बात होती है तो वैक्सीन की भी होती है, और जब वैक्सीन की बात होती है तो तुरंत वहां से नारा लगने लगता है। मैं बताता हूं कि दिल्ली में 100% वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है, 90% वैक्सीन सेकंड डोज एडल्ट्स को लग चुकी है, 70% टीन्स को दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं, और ये हाईएस्ट इन इंडिया है, पूरे देश में सबसे ज्यादा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे भी, और जहां किसी और पार्टी की सरकार है उनसे भी ज्यादा है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, ये बात ठीक है, शुरू में मोदी जी विदेशों को वैक्सीन भेज रहे थे, फिर जब शोर मचाया तो देश के लिए भी देना शुरू किया। मोदी जी वैक्सीन दे जरूर ले, लेकिन लगवा नहीं पा रहे, लगवा तो केजरीवाल जी पा रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूं कि देखो, मोदी जी वैक्सीन दे देंगे, लगवाएंगे नहीं, लगवाएंगे तो केजरीवाल जी। आपके बच्चों को भी वैक्सीन इसलिए लग पाई क्योंकि केजरीवाल जी हैं, खाली मोदी जी के भरोसे रहते तो बिना वैक्सीन के रह जाते। देख लो हरियाणा वालों को जाके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं लगी अभी तो। अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक बहुत नई शुरुआत सरकार ने की है देश में पहली बार अगेन, कि पहली बार किसी सरकारी काउंटर को, जहां सरकार से कोई सुविधा लेने के लिए लोगों की लाइन लगती थी, उस काउंटर को ऑनलाइन कराने की तो बड़ी बात होती थी, लेकिन बाहर दलाल बैठे रहते थे, क्योंकि वो खिड़की है तो बाहर दलाल है, और दलाल हैं तो सारी ऑनलाइन बेकार है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाके पहली बार देश में लाइन लगने वाली किसी खिड़की को जाके केजरीवाल जी ने ताला लगाया। सरकारी सिस्टम में जहां जहां गुंजाइश होती है भ्रष्टाचार की, उसको ताला ही लगा दो, बंद कर दो। फेसलेस सर्विसेज कि ये खिड़की नहीं होगी तो खिड़की के बाहर दलाल भी नहीं बैठेगा। तो 5 लाख लोगों ने अगस्त में शुरू की थी। अगस्त से लेके, क्योंकि ये रिपोर्ट मैं 31 दिसंबर तक की दे रहा हूं, अगस्त से लेके दिसंबर तक इसका 5 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का बजट इस सदन से पास करा के ले गए थे। 3 करोड़ पिंक टिकट, यानी कि 3 करोड़ यात्राएं महिलाओं ने, हमारी बहनों ने की। इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई व्हीकल की पॉलिसी में हमने टारगेट रखा था कि हम 2024 तक, हमने 2019 में टारगेट रखा था इस सदन के समक्ष, कि हम 5 साल के अंदर अंदर दिल्ली में आने वाले नए वाहनों में 25% ई व्हीकल खरीदे जाएं, इसका टारगेट लेके चल रहे हैं। जब हमने ये कहा था तो जुमला पार्टी को यही लगा था जुमला दे रहे होंगे, जुमला पार्टी वालों को यही लगा था कि ये जैसे इनकी पार्टी के लोग जुमले मारते हैं, बाद में कहते हैं जुमले इनको लगा होगा, ऐसे जुमले होंगे। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आउटकम देखिए, हमारा आउटपुट जुमला नहीं होता, जुमलों का महल नहीं बनाते। हमारा 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली में, हमने कहा था 5 साल में 25% का टारगेट हासिल करेंगे, 2 साल के अंदर अंदर 10% का टारगेट हासिल किया जा चुका है। दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहन, जितने भी नए व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं, आज की तारीख में उनमें से 10% ई व्हीकल खरीदे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश में नहीं, ये दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप तो हाथ में पकड़ के चार्ज कर लोगे, आपको क्या टेंशन है। नाले से गैस बन, नाले में पाइप डालो तो गैस बन जाती है आपके यहाँ पे, चाय गर्म हो जाती है आपकी, इसीलिए एमसीडी के नाले भर के रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला विभाग के लिए मैं खुशी से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार विमेन इन डिस्ट्रेस के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है, परिवार की तरह से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक परिवार के बड़े भाई की तरह से खड़े रहते हैं। दिल्ली में 2.5 लाख महिलाओं को विमेन इन डिस्ट्रेस की स्कीम का फायदा मिल रहा था, उनकी संख्या बढ़ के अब 3,10,000 हो गई है। उनको पेंशन जो मिलती है और जो सहायता मिलती है। पीडब्ल्यूडी में हमने कहा था 500 फ्लैग्स लगाएंगे आजादी की 75वें वर्ष पे। 15 अगस्त से इसको शुरू करेंगे और अगले 15 अगस्त तक लगा देंगे। ये पूरा प्रोग्राम बहुत ट्रैक पे चल रहा है। कोविड और इन सब के लॉकडाउन के बीच भी कुछ स्लो हुआ बीच में, लेकिन फिर से स्पीड पकड़ गया है। और आप अभी तो 125 फ्लैग लगे हैं पूरी दिल्ली में एज ऑन टुडे।
125 फ्लैग लगने से ही दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया है कि आप गाड़ी से 2, 3, 4 किलोमीटर कहीं जाओ, विजय विश्वजित तिरंगा प्यारा हमारा 3-4 जगह तो लहराता हुआ दिख जाता है। और मन में भाव यही आता है कि इस तिरंगे के लिए लोगों ने इतनी जान दी, इतनी कुर्बानी दी, बस उसको सल्यूट करके निकल जाने का मन करता है। तो 125 जगह लगाया जा चुका है और 30 अप्रैल तक 200 का टारगेट है और 15 अगस्त यानी कि आजादी के 75वें साल पूरे होते होते पूरे 500 फ्लैग्स पूरी दिल्ली में लहराने लगेंगे। अभी तो 125 का ही कमाल दिख रहा है, पूरी दिल्ली तिरंगा में हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने का टारगेट रखा था। दिसंबर तक 1,33,000 अब आप रुकवाओ, रोकने वाले हैं, ये तो सीसीटीवी लगवाने वाले कहां हैं? 1,33,000 सीसीटीवी लगवाए जा चुके हैं और टोटल 2,75,000 सीसीटीवी लगवाए जा चुके। पूरी दिल्ली में 2,75,000 झूठ के बुलंदे का अध्यक्ष महोदय 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगवाए जा चुके हैं। इनके नेता भी ढूंढ रहे थे, मैं बता देता हूं, उसका जवाब देता हूं। हाँ, इनके एक बहुत बड़े नेता हैं अध्यक्ष महोदय, सुन लीजिए। अरे सच सुनिए, हिम्मत सुनिए, सुन लीजिए। इनके अगर आपके यहाँ नहीं लगा, आप लिख कर दे दीजिए, लगवा दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत बड़ा उदाहरण आ रहा है, सुनिए। इनके एक महामहिम नेता हैं, इनके अध्यक्ष महोदय आप इधर ध्यान दीजिए, आप उनको कहने दीजिए, शांति बनाए रखें। उनको छोड़ दीजिए, वह शांत है, दिल से अशांत है बेचारे, क्या करें, रात को पोस्टर कम लगे, इनके पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारों की, पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारे, क्या करें, दुखी हैं, रात को सोने नहीं देते इनको फिल्मों वाले, बोले हमारे पोस्टर लगाओ, हमारे पोस्टर लगाओ, दिहाड़ी नहीं मिलेगी। खैर अध्यक्ष महोदय, इनके एक बहुत बड़े नेता ने दिल्ली में, देश के गृह मंत्री जी हैं वो, उन्होंने बयान दिया, मैं दूरबीन लेके सीसीटीवी कैमरे ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा गृह मंत्री जी, सीसीटीवी गलियों में लगे होते हैं, आसमान में नहीं। दूरबीन की जगह नंगी आंखों से देख लेते तो उसी गली में दिख जाते जिसमें आप घूम रहे थे। और मैंने ये 2,75,000 जो सीसीटीवी लगाए हैं, 2,75,000 में से ही जिस गली से वो निकले, एक मिनट 2,75,000 सीसीटीवी जो लगाए गए पूरी दिल्ली में, उसी में से कुछ सीसीटीवीज में जहां से गृह मंत्री जी निकले वहीं उनकी फुटेज कैद हो गई। मैंने कहा आपके केजरीवाल सरकार के लगाए सीसीटीवी में गृह मंत्री जी की फुटेज पूरी तरह से है, ये रही वो सीसीटीवी हैं। वो दूरबीन लेके आसमान में ढूंढते रहे, जमीन पे सीसीटीवी लगे थे लाजपत नगर में। तो ये तो दूरबीन लेके अपने नेता की तरह आसमान में सीसीटीवी ढूंढ रहे हैं, वहां तो मिलेंगे नहीं, सड़कों पे मिलेंगे, गलियों पे मिलेंगे। ये अजय भाई अच्छा बता रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि ये शिक्षा से कोई लेने देना है नहीं, इनको पता नहीं सीसीटीवी क्या होता है और वाईफाई क्या होता है। सीसीटीवी के बक्से के नीचे खड़े होकर कहते हैं वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई के नीचे खड़े होकर कहते हैं सीसीटीवी में फुटेज नहीं आ रही। तो अध्यक्ष महोदय, 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। 2,75,000 सीसीटीवी पूरी दिल्ली में लगाए जा चुके हैं और पूरी दुनिया में सीसीटीवी का इतना डेंस नेटवर्क कहीं नहीं है जितना यहां है, खुद फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है। वाईफाई 10,500 स्पॉट्स, वाईफाई के स्पॉट्स पूरी दिल्ली में लग चुके हैं। पिछले एक साल में 2,000 स्पॉट्स अध्यक्ष महोदय इस सरकार की ओर से लगाए गए हैं। तो मैं आपके समक्ष ये आउटकम सरकार का कुछ मोटी चीजें इसमें रखी और पूरा का पूरा पुरिंदा हमने इसमें। मनीष सिसोदिया ने खोली बीजेपी ਦੀ ਪੋਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਫੋਕਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। तो मुझे लगा कि शायद गुजरात भारतीय जनता पार्टी की दिलचस्पी दिल्ली के एजुकेशन मॉडल में काफ़ी जगी है,
तो इसीलिए मैंने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को, गुजरात की सरकार को ये कहा है कि डेमोक्रेसी में डिबेट होनी चाहिए। एक केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन है, एक आपका पिछले 27 साल से वहाँ पे सरकार में है आप लोग, भारतीय जनता पार्टी का एजुकेशन मॉडल है। तो दोनों के बीच कंपेयर होना चाहिए, दोनों के बीच में डिबेट होनी चाहिए कि दिल्ली में 7 साल में केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल कितने अच्छे किए और कहाँ कमी रह गई है। गुजरात में 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों की हालत क्या की है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ अच्छा हुआ है। इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी खुल के चर्चा का ही नाम है, चर्चा से भागना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। तो खुल के चर्चा करें। और मैंने इसीलिए, क्योंकि बीजेपी काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी, तो मैंने गुजरात के माननीय शिक्षा मंत्री जी को खुली डिबेट की चुनौती देते हुए कहा है कि आपकी सरकारों ने जितना काम गुजरात में सरकारी स्कूलों में किया है और हमारी सरकार ने जितना काम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किया है, दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों के मॉडल पे चर्चा कर लेते हैं। और साथ साथ में अगर हो सके तो मुख्यमंत्री जी भी आ जाएं, नहीं तो वहाँ के शिक्षा मंत्री जी आ जाएं। हम दिल्ली के स्कूल दिखाएंगे और हम लेके चलेंगे। उनको अकेले जाना हो अकेले जा सकते हैं, वो हम फैसिलिटेट कर देंगे। कहीं भी जाना हो तो जाएं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं हो, कहीं से पाबंदी नहीं होगी कि नहीं जी यहाँ नहीं जाओ। खुद जाना चाहें, हमारे साथ जाना चाहें, हमारे द्वारा फैसिलिटेट करके जाना चाहें, हम चाहेंगे कि वो दिल्ली के भी सरकारी स्कूल आके देखें। और थोड़े दिन बाद मैं भी जाऊँगा गुजरात में और मैं भी गुजरात के सरकारी स्कूल देखना चाहूँगा। अच्छा, लेकिन वहाँ के शिक्षा मंत्री की तरफ से अभी आपके ही ट्वीट पे स्टेटमेंट आया है जिसमें उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आप लोग का ये जो स्टेटमेंट है पब्लिसिटी स्टंट है, और साथ ही साथ आप लोगों ने जो चैलेंज दिया है उसमें वो रचने वाले नहीं। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। अब गुजरात की जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है, बीजेपी वहाँ पर सत्ता में है। तो गुजरात की जनता भी जानना चाहती है कि गुजरात में एजुकेशन मॉडल किसका बेहतर सूटेबल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25-27 साल में जो किया है वो मॉडल सूटेबल होगा, या दिल्ली में केजरीवाल जी ने जिस तरह से काम किया और अब पंजाब में शुरू कर रहे हैं उस तरह का मॉडल सूटेबल होगा। तो ये बात एक बार चर्चा होनी चाहिए। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चुनाव से भागेंगे, चर्चा से भागेंगे, केवल ट्विटर पे 4 बहस करेंगे, इससे थोड़ी डेमोक्रेसी चलती है। अगर गुजरात में आपने स्कूलों में काम किया है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हो? इसका मतलब काम नहीं किया। अच्छा, लेकिन आप भी गुजरात जाने वाले हैं, सीएम साहब भी गुजरात जाने वाले हैं, और गुजरात एक तरह से इलेक्शन मोड में आ रहा है। तो आप लोग क्या वहाँ की पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं कि आखिर आप लोगों को वहाँ की पब्लिक एक्सेप्ट करे, या वहाँ की पब्लिक आप लोगों को मैं तो चाहूँगा, गुजरात के तो लोग बहुत सारे दिल्ली में भी रहते हैं और उनके बच्चों को, गुजरात के लोगों के बच्चों को दिल्ली में जिस तरह की शानदार एजुकेशन केजरीवाल मॉडल में मिल रही है, वो अपने जानकारों से, यहाँ के लोगों से पूछें। और इस बार गुजरात का चुनाव एजुकेशन मॉडल पे हो। गुजरात के बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, गुजरात के एक एक पेरेंट को ये सोचना होगा, गुजरात के एक एक परिवार को ये सोचना होगा कि हमारे घर में जो बच्चा है उसको हम कैसी एजुकेशन देना चाहते हैं। खासतौर से जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को तो बिल्कुल ज़रूरत है सोचना, उसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर इतना ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में है तो आप किसी बगैर चैलेंज के आप गुजरात में आइए, चुनाव का साल है, और आप साबित करके दिखाइए। हाँ, तो हम तो चैलेंज ही दे रहे हैं ना, हम तो चैलेंज लेके आ रहे हैं। बिना चैलेंज के आगे तो कोई भी चला जाता है, हम तो चैलेंज दे के आ रहे हैं। डेमोक्रेसी में एजुकेशन का चैलेंज देना, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? और आपको 27 साल मिले, हमको 7 साल मिले, 7 साल बनाम 27 साल, सरकारी स्कूल पे मॉडल पे देख लेते हैं। आप एजुकेशन की बात कर रहे हो 2 दिन से, मतलब बीजेपी जब ट्वीट करती है तब तो ठीक है, जब हम कहते हैं आ जाओ बहस कर लो तो भाग जाते हैं, तो इसका मतलब डर रहे हैं। ये पूरी की पूरी ट्विटर वॉर, ये क्या वो भगवत गीता वाले किस्से से शुरू हुई है? क्योंकि उसी से जो भगवत गीता वाला किस्सा जो हुआ गुजरात में एजुकेशन पॉलिसी पे, उसके बाद आपका रिप्लाई आया, फिर ये ट्विटर पे लड़ाई पूरी जो है वो देखने मिली। नहीं, मुझे लगता है स्कूल पे खूब बहस होनी चाहिए, शिक्षा पे बहस होनी चाहिए। और ये डेमोक्रेसी के लिए और भारत के लिए, पूरे देश के लिए, गुजरात के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए बहुत सुंदर है कि जो भी लोग चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं वो बताएं
कि हमने आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए किया है, दूसरी पार्टी भी बताए हम आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, और दोनों आपस में डिबेट करें, दोनों की डिबेट में जनता अपना मन बनाए। ਆਪ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ, ਸੇਲ, ਕੋਲਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬੰਦਰਗਾਹ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। भागते क्यों? 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री ऑनरेबल मेंबर। आज जब मैं सदन में आ रहा था, बिहार के बहुत सारे लोग, नौजवान साथी घर पर मिलने आए और उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मान्यवर, 2019 में उन्होंने रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा निकाली गई परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, मुख्य परीक्षा पास कर ली, चिकित्सा की जांच पास कर ली, और 2019 से लेकर आज तक 3 साल हो गए। मान्यवर, 8 से 10 हजार नौजवान ऐसे हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। यह बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। और जब वो रेलवे भर्ती से पीड़ित नौजवान छात्र प्रयागराज में सड़कों पर उतरते हैं, पटना में सड़कों पर उतरते हैं, तो आप अपने ही देश की धरती पर उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, लाठियों से उनको पिटवाते हैं, घर में घुस घुस के उनको मरवाते हैं, पिटवाते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक हैं। ये इस देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और बेरोजगारों के प्रति आपका रवैया क्या है? हर जगह रेलवे में मानव ठेका प्रथा घुसेड़ दिया गया है। सफाई कर्मचारियों में ठेका प्रथा, स्टेशन के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, सिग्नल के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, बिजली के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा, कोच के मेंटेनेंस में ठेका प्रथा। और ये ठेका प्रथा जब आप लेके आ रहे हैं तो एक तरफ आप रोजगार को मिटाने और खत्म करने का काम कर रहे हैं, और दूसरे तरफ इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आरक्षण की व्यवस्था के साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उनका हक मारने का काम कर रहे हैं आप। मान्यवर, खुद रेलवे विभाग ने यह माना है कि सेफ्टी कैटेगरी में लगभग 1,50,000 कर्मचारियों की वैकेंसी है। लगभग 1,50,000 रिक्तियां आपके पास सिर्फ सेफ्टी कैटेगरी में है, रेलवे की सुरक्षा के क्षेत्र में है। आप वो भर्ती करते नहीं। आपके पास मेंटेनेंस के क्षेत्र में या जिन क्षेत्रों में रेलवे में भर्तियां खाली है, वहां पे आप भर्ती क्यों नहीं करते? 3 लाख भर्ती अगर रेलवे विभाग चाहे तो पक्की सरकारी कर्मचारियों की कर सकती है। लेकिन आपको पिछड़ों का हक मारना है, दलितों का हक मारना है, निजीकरण करना है, सरकारी व्यवस्था को खत्म करना है। हमारे मंत्री जी ने बयान दिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मान्यवर, इन्होंने कहा निजीकरण नहीं होगा। अब पता नहीं वित्त मंत्री और रेल मंत्री एक साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, दोनों लोग आपस में चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। वित्त मंत्री जी कहती हैं रेलवे की 26% संपत्तियां हम बेचेंगे, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए रेल की संपत्ति बेच के हम अर्जित करने का काम करेंगे। और मेरे पास तारीख है, 31,000 करोड़ रुपए की टेंडर इन्होंने निकाला, जिसमें से मात्र 7,200 करोड़ रुपए का इनको आय हुई, बाकी लोगों ने टेंडर में हिस्सा ही नहीं लिया। तो आप एक तरफ लोगों के बीच में तो ये कहते हैं कि हम निजीकरण नहीं करेंगे, लेकिन निजीकरण करने के लिए जितनी भी आप योजनाएं ला सकते हैं रेलवे के अंदर, वो लाने का काम करते हैं। दूसरी बात मान्यवर, मैं इनका पढ़ रहा था कि रेलवे में पिछले 5 वर्षों से लगातार आमदनी में कमी आ रही है। लगभग 7.8% इनकी आमदनी घटी है। आमदनी भले ही रेलवे की घट रही हो, भले ही आपने पिछले दिनों में रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट 50 रुपए कर दिया हो, पैसेंजर के किराए को आपने 3 गुना वृद्धि कर दिया हो, बाकी चीजों में वृद्धि कर दिया हो, लेकिन आपकी आमदनी 7.8% घटी। ये आंकड़े बताते हैं। लेकिन उसके बावजूद
आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे को घाटा पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने राजनीतिक कारणों से रेलवे का नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं मान्यवर बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारी दिल्ली की सरकार तीर्थ यात्रा योजना लेके आई, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। अब उन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा योजना से आपको परहेज क्या है? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने से आपको परहेज है। और मैं यहां मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को रेल विभाग इसी दिल्ली में वो उन बुजुर्ग यात्रियों से स्टेशन पर मिलने जा रहे थे, मिलने जा रहे थे, और उन बुजुर्गों से मुलाकात को रोकने का काम रेलवे विभाग ने किया। और मंत्री जी, आप आईएएस रहे, जिला अधिकारी रहे, उड़ीसा में आप आईएएस के तौर पे नौकरी कर चुके हैं। इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए एक मुख्यमंत्री के साथ। आपको 2500 फोन मैंने किया, 2500 बार आपके विभाग के कर्मचारियों को मैंने सूचना दी, मुख्यमंत्री के आवास से आपको सूचना गई, लेकिन बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को अयोध्या जाने से रोकने का काम आप कर रहे हैं, उनकी तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लड़ाई लड़ना है, चुनाव में लड़िए ना। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को आप क्यों टारगेट करते हैं? उनकी यात्रा का विरोध आप क्यों करते हैं? रेलवे की आमदनी कम करने पे आप क्यों लगे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल का इतने स्तर पे जाकर विरोध आप क्यों करते हैं? चुनाव लड़िए ना। चुनाव से तो आप लोग भागते हैं। एमसीडी का चुनाव हो रहा है, भाग रहे हैं आप लोग, भाग रहे। एमसीडी के चुनाव से भाग रहे मानो। मैं खत्म कर रहा हूं। चुनाव, अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़ो ना, भागते क्यों? 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी भाग रहे हैं। Honorable member, please address the chair. You don't have to answer them. माननीय मैं ये कह रहा हूं, तीन बार दिल्ली में इनकी जमानत जब्त हो गई मान्यवर। एक बार स्कूटर पार्टी बन गए, 3 सीट आई, दूसरी बार इनोवा पार्टी बन गए, 8 सीट आई। 3 बार से हार रहे, और अभी एमसीडी के चुनाव में चुनाव से भाग रहे, करे केजरीवाल का सामना नहीं कर सकते। चुनाव से इतना डरते हैं आप लोग? देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं आप लोग। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा 56 इंच का सीना है, आप लोग कहते हैं हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है, डर रही है केजरीवाल से। आप लोगों को शर्म नहीं आती? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नहीं मैं खत्म कर रहा हूं सर, यह गंभीर मामला है। हम लोग सांसद हैं, रेल मंत्री जी, हम लोग सांसद हैं। आपके पास हमेशा कोई पैरवी करने के लिए नहीं आते, और न रोज रोज आपको फोन करते हैं। लेकिन अगर हमारे निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपका रेलवे विभाग अपमानित करेगा और हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप फोन पे नहीं आएंगे, कोई जवाब नहीं देंगे मैसेज का, ये व्यवहार आपका ठीक नहीं है। ये बहुत ही दुखद व्यवहार है। आपको दिल्ली की सरकार मुनाफे देती है, दिल्ली की सरकार रेलवे की तीर्थयात्रा कराती है, और आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। नहीं, आप खत्म कीजिए। एक अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं, सर अभी दूसरों को तो आपने 12-12 मिनट बुलवाया सर, हमारी जब बारी आती है उधर से चिल्लाने लगते हैं। आपके पार्टी के जितने समय होता है उसी हमेशा वहां चुनाव से आपका समय होता है, उसी हम चुनाव के अंदर बुलाते हैं, यहाँ आप बोलने नहीं देते सर। चुनाव आयोग जैसी संस्था को कंक्लूड कीजिए। चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपनी कठपुतली बना रहे हैं सर। कहां बोले हम लोग, ये कहां जाए अपनी बात? आप रेल बजट पर बोलिए ना, अब तक तो आपने रेल बजट पर बोले ही नहीं। बातें हुई रेल बजट, आप कंक्लूड कीजिए। फिल्मी दुनिया तक की बातें हुई रेल बजट पे, फिल्म के गीत गा रहे थे लोग अभी रेल बजट पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, रेल मंत्री जी थोड़ी संवेदनशीलता लाइए अपने प्रति, बुजुर्गों के प्रति। आपने बुजुर्गों की कंसेशन खत्म कर दी रेलवे में, आप थोड़ी संवेदनशीलता लाइए। कुलियों के लिए लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, उन्होंने योजना लागू की थी उनको नौकरी देने के लिए। अब देखो कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं सर, कुलियों का भी विरोध कर रहे हैं। आप समाप्त कीजिए। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਐਚਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਐਸਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।